NCERT Class 6 Chapter 5 Part 4 Gait of Animals. The pattern, किस पैटर्न में एनिमल्स चलते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, यानी पैटर्न्स ऑफ वॉकिंग या पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट। तो क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो अर्थवर्म हो या फिर जितने भी एनिमल्स हो, बिकॉज यहाँ सामने में अर्थवर्म दिया हुआ है बट अर्थवर्म्स ही नहीं है, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग रेप्टाइल्स हैं, उन सबका अपना चलने का अलग तरीका होता है और वो जो है वो कहलाता है गेट, GAIT गेट। सो अर्थवर्म एक्टिविटी 5 देखते हैं इसमें क्या है। Observe an earthworm moving on soil in a garden. Gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. Figure 5.18. As you can see, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं फिगर 5.18 में कि ये जो earthworm है इसका मूवमेंट जो है वो किस तरह से होता है। जनरली इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें क्या कह रहा है कि एक earthworm लेंगे जो कि मिट्टी में गार्डन में है ना, जस्ट चल रहा है, देखेंगे उसको, ऑब्जर्व करेंगे, उसको उठाएंगे और एक पेपर के ऊपर रखेंगे, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे। अब उसके मूवमेंट पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई, देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास। पहले तो वो पेपर पे रखेंगे, उसके बाद एक ग्लास पे रखेंगे, यानी कि किसी भी तरह का स्लिपरी सरफेस होना चाहिए। सो अभी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है उस पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इट डिफरेंट फ्रॉम दैट? डेफिनेट होगा ही होगा। क्यों होगा, सोचने वाली बात है। बिकॉज क्या है कि ये जो मूवमेंट करता है कुछ इस तरह से है कि ये अपने, इनमें तो बोन्स वाली चीज तो होती नहीं है, इनमें सिर्फ मसल्स होते हैं। अब ये क्या है कि जब ये मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इनकी जो मूवमेंट होती है इसमें ये अपने आगे वाले पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पीछे वाले को एक्सपेंड करते हैं, फिर उसके बाद पीछे वाले को होल्ड करते हैं और आगे जो कि कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन है उसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, उसको एक्सपेंड करते हैं और फिर पीछे फिर उसके बाद उसको एक्सपेंड करके फिर पीछे वाले को और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से वो वन बाय वन आगे की तरफ मूव करते हैं धीमे धीमे। सो ऑब्वियसली जब बात यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे वो अपना मैक्सिमम फ्रिक्शन बनाते हैं ताकि वो वहां पे उसको होल्ड कर सके। अगर ये स्लिपरी होगा तो डेफिनेट सी बात है वहां पे होल्ड जो उनकी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी और वहां पे उनको चलने में दिक्कत होगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये कुछ इस तरह से होती है कि बहुत सारे रिंग्स से जुड़ जुड़ के बनी हुई होती है। An earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. अब ये जो मसल्स है ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल मसल्स की तरह। ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहले अपने फ्रंट पार्ट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। तो वो आगे बढ़ गया, अभी जैसे ही वो आगे बढ़ गया वो वहां पे अपने सबसे आगे वाले पार्ट को फिक्स करेगा, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। अभी जब वो एक्सटेंड कर रहा है फ्रंट पोर्शन को तो पिछला पोर्शन वो फिक्स रखेगा, जब वो आगे एक्सटेंड कर गया तो वो आगे वाले को फिक्स करेगा। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। और जब वो आगे पहुंच गया तो वो आगे वाले को एक्चुअली फिक्स करेगा और पीछे वाले को लूज करेगा, तब वो पीछे वाले को आगे बढ़ाएगा और फिर से यही रिपीटेशन होगा। यानी कि ये जो रिपीटेशन होगा यही रिपीटेशन इनकी मूवमेंट का वजह होता है। It then shorten the body. तब उसके बाद क्या करता है, ये अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। और इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इस तरह से ये मसल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन या फिर पेपर या फिर ग्लास पे ही मूव कर सकते हैं, इवन इन मिट्टी के अंदर भी मूव कर सकते हैं। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। और इस मूवमेंट को एक्चुअली वो बनाए रख सके, यानी कि जस्ट उनको हेल्प करने के लिए एक स्लिमी, मतलब हल्का चिपचिपा गीला सा, मतलब स्लाइम टाइप का स्लाइमी सब्सटेंस वो सीक्रेट करता है। तो उनकी बॉडी में ये होता है।
सो हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू ग्राउंड? अब क्या है कि कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो एक्चुअली अपने आप को ग्राउंड में होल्ड कर पाता, बिकॉज हमारे पास हाथ है और किसी के पास क्या है, तो किसी के पास पैर है, हाथ है, तो इनके पास क्या है, इनके पास तो अभी मैंने बताया आपको कि सिर्फ मसल्स हैं. So under its body, it has large number of tiny bristles, hair-like structures. तो projecting out. तो इनके बॉडी में नीचे में जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिसपे वो चल रहे होते हैं, तो उनमें बाल की तरह छोटे छोटा रोए की तरह, जैसे हमारे हाथ पैर में होता है ना वैसा, उस तरह का. तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्टिंग आउट, जो कि प्रोजेक्ट बाहर की तरफ निकले होते हैं. द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, और ये जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. The bristles helps to get a good grip on the ground, और इन्हीं bristles की मदद से वो actually ground पे अच्छा grip बना पाते हैं. The earthworm actually eats its way through the soil, और ये actually करते क्या है, जब वो आगे बढ़ते हैं तो जो मिट्टी वगैरह मिलती है वो उसको खा जाते हैं. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats, और जो भी कुछ खाते हैं और जो नहीं पच पाता है वो उसको पीछे छोड़ते हैं. और एक्चुअली इस प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो फर्टाइल होता है ना, और इस तरह से ये फर्टिलिटी को भी इनहेंस करते हैं. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना. स्नेल एक्टिविटी 6. अब ये देखेंगे कि एक स्नेल कैसे मूव करता है. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक स्नेल है, इसके ऊपर एक ये जो मतलब बिल्कुल क्या है भाई, तो ये एकदम गोल 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 सा जस्ट लग रहा है कि बीच से है ना एक पेन से ड्रॉ करना शुरू किए, वो कर्व करते 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 जस्ट है ना वो बाहर की तरफ. अब ये जो बाहर वाला कर्व है वो सबसे बड़ा, यानी इस तरह से. ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो है नहीं. सो हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, जैसा 5.19 में दिखला रहा है वैसा. सो दिस इज कॉल्ड द शेल, और ये जो आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ये कहलाता है शेल. ठीक है, इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. यानी कि अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि स्केलेटन जो होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जो बोन्स होते हैं उसके पोर्शन, उस पोर्शन को स्केलेटन कहते हैं. बट अभी आप ये भी जान लीजिए कि स्नेल जो है ना, स्नेल का जो बाहर में जो शेल होता है, ये शेल एक्चुअली उसका आउटर स्केलेटन है, उसको भी स्केलेटन कहेंगे. दैट इज कॉल्ड आउटर स्केलेटन ऑफ द शेल स्नेल, बट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स. पर ये जो है वो बोन्स से नहीं बना हुआ है. The shell is a single unit and does not help in moving from place to place. और जिस तरह से बोन्स हमारा हेल्प करता था, ये शेल इनके मूवमेंट में हेल्प तो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो याद रखिएगा, द शेल इज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट होता है, एंड डज नॉट हेल्प, यानी कि इसमें किसी भी तरह का ज्वाइंट्स नहीं होता है, एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग, और जैसे ये अपनी पूरी बॉडी को ड्रैग करता है वैसे ही इसको भी ड्रैग करना पड़ता है. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. अब क्या है ना कि ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे तो नीचे से भी देख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि नीचे से कुछ इस तरह से कि अगर हम एक अपने हथेली को ग्लास के ऊपर रख दें और उसके नीचे से देखें तो हथेली दिखेगी, एग्जैक्टली वही वहां पे जो स्नेल होगा वो नीचे से दिखेगा और दिखेगा कि किस तरह से ये मूव एक्चुअली करती है. So when it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. अपने सर के ऊपर, यानी उसको नीचे से देखना है. Observe its movement from beneath. अब नीचे से उसके मूवमेंट पे ऑब्जर्वेशन रखना है. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. So मतलब ये जाहिर सी बात है, शेल से तो कनेक्टेड है ही इसका बॉडी. The thick structure is its foot. जो thick structure है वो इसका foot है, made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the foot can be seen. अब इसमें जो foot है वो waves की तरह चलता है, यानी कि वो सीधा सीधा नहीं, थोड़ा waves की तरह चलता है. So even is the movement of a snail slow or fast as compared to an earthworm? कैसे क्या है, ऑलमोस्ट अर्थवर्म तो स्लोएस्ट होता है, हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है स्नेल जो होता है थोड़ा फास्ट होता है.
तो चलिए देखते हैं ये स्नेल्स का मूवमेंट कैसा होता है। How do snails move? Well, snails have a highly muscular foot that is adapted for traveling over hard surfaces. So snails such as this land snail move by gliding along their muscular foot through succeeding waves of muscular contraction that move up and down the foot from their tail to their head. Now, these waves of contraction can be clearly seen when a land snail is crawling on a transparent surface such as a window. Snails also secrete mucus to help prevent desiccation and drying out. And mucus also helps it to move by reducing friction, making the ground a slippier and easier surface to travel on, meaning that snails can even crawl over sharp objects such as razor blades without getting injured. कॉकरोच। अब हम लोग देखेंगे कॉकरोच के मूवमेंट के बारे में कि किस तरह से कॉकरोच मूव करता है। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, फिगर 5.20। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसके टोटल 3 पेयर पैर होते हैं, है ना, लेग्स होते हैं। ऑब्जर्व, सो कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। सो ये चल सकता है, किसी चीज के ऊपर चढ़ सकता है, उड़ सकता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दिस हेल्प इन वॉकिंग। The body is covered with a hard outer skeleton. इनकी भी बॉडी में आउटर स्केलेटन होता है। जाहिर सी बात है इनकी बॉडी की तरह थोड़ा नाजुक होता है। आपने कभी क्रश किया होगा। ऑल्दो ये जो है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सो इन्हें रहने दीजिए। So cockroaches walk and climb as well as fly in the air. They have 3 pairs of legs. These help in walking. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made of number of plates joined together. So इसमें बहुत सारे plates जुड़ कर actually ये skeleton बना होता है and that permits movement. और इसमें जो outer skeleton होता है ये वो उस skeleton की तरह नहीं जो कि snail में था, उसकी तरह ये मूवमेंट में हेल्प ना करता हो, ऐसी बात नहीं है। ये आउटर स्केलेटन जो है वो इसमें मूवमेंट में हेल्प करता है, इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। जो सर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ इसका सर है, यहाँ पे दो पेयर्स जो हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी। इनकी बॉडी में 2 पेयर्स विंग्स लगे होते हैं। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। इनके जो मसल्स होते हैं वो डिफरेंट, एकदम बिल्कुल अलग अलग मसल्स होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, है ना, जो कि लेग्स के पास में होते हैं वो लेग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वॉकिंग के लिए। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स, और बाकी जो दूसरे मसल्स होते हैं वो विंग्स के लिए होते हैं। सो व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, है ना, जब कॉकरोच उड़ता है, यानी कि फ्लाइंग के लिए अलग मसल्स और वॉकिंग के लिए अलग मसल्स होते हैं। तो मसल्स का कॉम्बिनेशन जो है, मसल्स आइदर अगर इंडिपेंडेंटली सिर्फ मसल्स काम करते हैं तो वो अर्थवॉर्म्स की तरह काम करते हैं। अदरवाइज स्केलेटन प्लस मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो वैसा ही होता है जैसा ह्यूमंस में होता है। नाउ वर्ड्स फ्लाई इन द एयर। जो चिड़िया होती है वो तो हवा में उड़ती है, एंड वॉक ऑन द ग्राउंड।
दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज सीन, है ना, हमने हमेशा देखा है. Some birds like ducks and swans also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. This is somewhat new for you. So उनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, मतलब दैट मीन्स उनके अंदर कुछ होता नहीं है, होलो होती हैं, ठीक है, और बहुत हल्की होती हैं. सो द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. ये जो अब यहाँ पे दो तरह का लिम्स की बात हो रहा है, हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स. ये फोर लिम्स जैसे हमारे अगर बॉडी में देखी जाए तो हमारा हिंड लिम्स जो होता है वो होता है पैर, और फोर लिम्स जो होता है वो होता है हाथ. तो लिम्स, इनको भी अपर लिम्स लोअर लिम्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो ऐसी जो चीजें हैं आप इनको समझिए. हिंड लिम्स मतलब जो पैरों की लिम्स हैं, और फोर लिम्स मतलब पैरों के हाथों के जो लिम्स हैं. So the bones of the hind limbs are typical for walking and perching. ये walking और perching के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. perching, है ना. knowledge, perch, perching to land or stay on a branch. अच्छा, यानी किसी ब्रांच पे होल्ड बनाए रखने के लिए, दैट मीन्स कि जो वो जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड perching. अब देखिए, तो ये वॉकिंग के लिए या पर्चिंग के लिए सूटेबल होती है. एंड दी बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स. अच्छा, ये जो अब ये इसको फोर लिम्स कहेंगे और ये आपका हिंड लिम्स है, ठीक है. तो ये जो होता है वो किसी चीज को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, चलने के लिए काफी होता है. और ये वाला जो पोर्शन होता है फोर लिम्स का, बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. वो उनका जो पार्ट होता है वो विंग्स की तरह मॉडिफाई हुआ रहता है. द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो उनका शोल्डर बोन्स होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जाहिर सी बात है वो फ्लाई कर सके. द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, और जो उनका ब्रेस्ट बोन्स होता है वो मॉडिफाइड होता है ना, टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन. और वो मसल्स जो होता है वो हेल्प करता है विंग्स को ऊपर नीचे करने में, और उस वजह से वो उड़ पाते हैं. फिश की मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे. तो एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ ही रहे हैं कि भाई कैसे उनकी सारी चीजों की मूवमेंट होती है. सो फिश एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट. अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर बोट बनाएंगे. पुट इट इन वाटर, पानी में डालेंगे. एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स. और उनका जो नैरो एंड है, यानी कि जो पॉइंटेड एंड है, उस तरफ से, उस डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में एक्चुअली उसको पानी में रख के हल्के से धक्का देगी. तो जाहिर सी बात है वो बोट जो है अपने डायरेक्शन के हिसाब से वो जाएगा. अब क्या करते हैं दूसरे कंडीशन, जैसा कि आप ए में देख रहे हैं, ए में जैसा किया गया वैसा करेंगे. सो डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? ऑफ कोर्स यस, जाएगा, आसानी से जाएगा, बहुत आसानी से जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो है वो किसी भी तरह का अपोज क्रिएट नहीं करता है, किसी तरह का रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है. अब यहाँ पे कोई इसको रोकने वाला नहीं है, और रोकने वाला भी है तो बहुत ही कम फोर्स के साथ इसको रोकने की, मतलब बहुत ज्यादा अपोज इसको नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा इसको रोकने के लिए फोर्स कोई लगाने वाला नहीं है ना. होल्ड द बोट साइडवेज. अब दूसरे वाले कंडीशन में देखिए, अब पानी पे रख दिए उसको, और अब क्या करेंगे, साइड से धक्का देंगे ना. पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड. अब जाहिर सी बात है कि जो नाव का दो किनारा है, एक वो जो कि जस्ट काफी पॉइंटेड है, अगर उस डायरेक्शन में उसको फोर्स पुश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बॉडी जो उसकी है वो ऐसी है जो पानी को हल्की सी चीरते हुए आगे बढ़ेगी. बट अभी उसके जस्ट 90 डिग्री टर्न कर जाओ, अब जो बॉडी है वो उसकी पूरी की पूरी मतलब लेंथ है, अब उस लेंथ के अकॉर्डिंग अगर के अलोंग अगर हम धक्का देते हैं तो बोट आगे नहीं बढ़ेगी. So are you able to make the boat move in water? In most of the cases, it is not possible. So when you push it from this side, है ना, अगर आप इस साइड से मूव करते हो, है ना, तो ये इतना आसान नहीं होगा. इवन मूवमेंट, एटलीस्ट मूवमेंट उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना अच्छा कि आपका फर्स्ट वाले केस में था.
सो इसमें दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जब पहले वाले कंडीशन में जब हम बोट को धक्का दे रहे थे तो उस कंडीशन में बोट जो है अपने स्ट्रीमलाइंड शेप का फायदा ले रही थी, जबकि दूसरे वाले कंडीशन में बोट जो है अपने स्ट्रीमलाइन शेप का फायदा नहीं उठा पा रही थी। और यही वजह है कि इसकी जो मूवमेंट है वो अच्छी नहीं हो पाई बी वाले कंडीशन में। मछलियों के साथ क्या होता है? मछलियों के साथ भी ऐसा ही होता है। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? बिल्कुल। फिगर 5.23 में आप देखिए इतनी सारी मछलियां दे रखी हैं। The head and the tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. जो हेड का पोर्शन होता है और जो टेल का पोर्शन होता है फिश का, एग्जैक्टली वैसे ही पतला होता है जैसे बोट का होता है। तो बोट और इसमें क्या सिमिलैरिटीज है? तो इन दोनों में जो ये बॉडी की सिमिलैरिटीज है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइनिंग। यानी कि ये जो इस तरह की बॉडीज होती है उसको स्ट्रीमलाइंड कहते हैं। अब इस तरह की बॉडी होने से फायदा क्या होता है? एक्चुअली द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से वो पतली होती है, थोड़ी कम चौड़ी होती है, चौड़ाई जो होती है वो कम होती जाती है एंड में। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, और इस तरह की बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अब ऐसी बॉडी शेप होने की वजह से उनको पानी को काट के चीर के आगे बढ़ पाने में सहूलियत होती है। The shape is such that the water can flow around it easily and allow the fish to move in water. उनका जो शेप होता है वो ऐसा होता है कि पानी जो है वो उनके आसपास आसानी से फ्लो करता है एंड अलाउ द फिश, और फिश को ये अलाउ हो जाता है, भाई उसके लिए ये पॉसिबल हो पाता है कि वो पानी में मूव कर सके। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. और जो फिश का जो स्केलेटन होता है वो बड़े मजबूत मसल्स के हेल्प से चारों ओर से कवर्ड रहता है। तो मछली का जो स्केलेटन है आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मछली खाते हैं। मछली के स्केलेटन में आपने देखा होगा उसके चारों तरफ उसके मसल्स लगी हुई होती हैं, तो उसके स्केलेटन वो कंप्लीटली मसल से कवर्ड होते हैं। और वो मसल से कवर क्यों होते हैं? क्योंकि जो मसल्स अगर उनको पूरी तरह से कवर्ड करेगा तो पूरे बॉडी को, पूरे स्केलेटन को वो एक मूवमेंट दे पाएगा। सो ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स। तो वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, एक को राइट साइड में अगर फोल्ड करेंगे अपने फ्रंट पार्ट को, तो अपने टेल को लेफ्ट साइड में फोल्ड करेंगे। देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व टू द अदर साइड, अब फिर से लेफ्ट राइट होगा। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। अब इसमें क्या होगा कि जब बॉडी जो उनकी होगी वो दाएं बाएं होगी, तो वो पानी में एक झटका देगी पीछे की तरफ, और पानी को पीछे की तरफ धक्का देगी। और पानी जो है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, न्यूटन्स लॉ जो होता है अब वो कुछ ऐसा होता है कि आप अगर किसी चीज पे धक्का मारते हो तो वो भी आपको धक्का मारता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस रूल के हिसाब से पानी भी इनको धक्का देगी, और ये जो जर्क होगा इनकी बॉडी को आगे की ओर मूव करवाएगा। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक्स द फिश स्विम, और इस तरह के बहुत सारे जर्क जब मिलते हैं तो वो जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। दिस इज हेल्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स, और इसमें फिन्स भी उनकी मदद करते हैं। और जो मछलियों का जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये देखिए, ये इस साइड में मूव किया और टेल आपका इस साइड में, फिर ये जो है इस साइड में, फिर टेल इस साइड में, फिर चेहरा जो है फ्रंट पोर्शन जो है वो इस साइड में, तो टेल उस साइड में। इस तरह से ये आगे पीछे करते हुए ये मूव करेंगे, ठीक है। Fish also have other fins on their body,
which mainly help to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. और वो actually fins का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपने बॉडी को रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए. यानी वो एज अ, जैसे हम लोग नाव खेते वक्त पतवार का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे वहां पे वो लोग फिन्स का इस्तेमाल करती हैं. मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया में मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम लोग ने बनाया है वो नेचर से इंस्पायर्ड होकर बनाया है. बोट बनाया है मछलियों को देखकर, हवाई जहाज बनाया है चिड़ियों को देखकर. दुनिया की लगभग तमाम चीजों को हमने देखा है इस दुनिया में नेचुरल चीजों को देखकर. ठीक है. So which mainly help to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. So did you ever notice that the underwater divers wear fin-like flappers on their feet to help them move easily in water? हाँ, तो चलो देखते हैं अंडर डाइवर्स जो है फ्लिपर्स जो पहनते हैं. Flippers worn by underwater divers. सो फ्लिपर्स होते हैं जनरली, अभी आप डेटा नहीं है इस वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा. सो हाउ डू स्नेक्स मूव? सांप कैसे मूव करता है? सो हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर? स्लिथर मींस एक्चुअली उनके मूवमेंट को स्लिथर कहते हैं, है ना. Slither. To move somewhere in a smooth controlled way, often close to the ground, that is glide, that is slide. To move somewhere without much control, for example because the ground is steep or wet, तो उसको भी स्लीथर कहते हैं. तो स्लीथर का सिंपली मतलब होता है ग्राउंड से काफी नजदीक होते हुए बहुत ही स्मूथ एंड कंट्रोल्ड वे में जब कुछ मूवमेंट होती है. तो जनरली सांप का जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही जमीन से काफी ही क्लोज होते हैं और काफी ही स्मूथ और कंट्रोल्ड वे में ही मूवमेंट होता है. तो इस तरह के मूवमेंट को है ना क्या कहते हैं? स्लीथर कहते हैं. ठीक है, स्लीथर. सो डज इट मूव स्ट्रेट? डेफिनेटली नॉट, है ना, क्योंकि आपने देखा ही है कि ये किस तरह से मूव करते हैं. इवन याद करने के बाद पूरे शरीर में घनघनाहट कपकपी सी होती है. सो स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन होता है. दे हैव मेनी थिन मसल्स, बहुत पतले पतले मसल्स होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. सो सांप की बात. ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में.